देखिए सोहराब, मेरी एक ख्वाहिश थी जिसका इजहार मैं आज आपके सामने रखने आया हूँ। सोहराब साहब के दोस्ताना लहजे में वहाब साहब को थोड़ा हौसला हुआ था। वो जो समझे थे सब बहुत आसान है, पर अब इन्हें सब बहुत मुश्किल अमर लगा था। जी कहें, आप बेझिझक होकर कहिए वहाब साहब, आ जाएं। वहाब साहब की झिझक समझते सोहराब चौहान ने उन्हें तसल्ली से बात करने का कहा था। जब डोर पर होती नॉक पर वो अंदर आने की इजाजत दे गए थे। सर कॉफी है। ठीक है, तुम जाओ। कॉफी लेकर अंदर आए अहमद रजा को जाने का कहते सोहराब साहब ने सामने बैठे वहाब साहब को देखा था। सोहराब, मैं हमारी इस पार्टनरशिप को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। मतलब, मैं समझा नहीं। कॉफी मग को देखते वहाब साहब ने खुद में हौसला पैदा करते आराम से सारी बात की थी, जिस पर सोहराब चौहान जो पार्टनरशिप खत्म करने का समझ रहे थे कि अचानक से रिश्ते वाली बात पर वो हैरान हुए थे। मतलब, मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी मेरी बेटी बन जाए। मैं दिल से इसे अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ और मेरे ख्याल से बच्चे भी यही चाहते हैं। मतलब, विजदान भी उफक बेटी को पसंद करता है। सोहराब चौहान की हैरानगी से खुली आंखें देख वहाब साहब ने उन्हें सारी बात बताते विजदान के दिल का हाल भी बता दिया था, जिस पर सोहराब चौहान चुप हुए थे। क्या दिल की बातें ऐसे भी पूरी होती हैं? वहाब साहब की बात पर सोहराब चौहान की सनद ही अंदर से खुश कर गई थी, जिसका असर उनके चेहरे पर भी नुमाया था। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। सोहराब साहब, नहीं नहीं वहाब साहब, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे खुशी हुई आपकी बात सुनकर। सोहराब चौहान को खामोश देख वहाब साहब ने माजरत की थी, जिस पर सोहराब चौहान ने उन्हें ऐसा करने से रोकते खुशी का इजहार किया था। लेकिन मैं उफक की मर्जी के बगैर कोई जवाब नहीं दे सकता। इसके लिए मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ। वहाब साहब को मुस्कुराकर कहते सोहराब चौहान ने उन्हें उफक से उसकी रजामंदी पूछने का कहते माजरत की थी। जी जी जरूर, बच्चों की मर्जी तो बहुत जरूरी है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस बात का जिक्र अभी किसी के सामने ना हो, हमारे दरमियान ही रहे फिलहाल। जी बिल्कुल, आप कॉफी लें। सोहराब चौहान की बात से मुत्तफिक होते वहाब साहब ने ये बात अपने दरमियान रखने का कहा था, जिस पर मस्बत में गर्दन हिलाते सोहराब चौहान ने उन्हें कॉफी पीने का कहा था, जिस पर वो मुस्कुराकर गर्दन हिलाते कॉफी का मग उठा गए थे। कॉफी पीते सोहराब चौहान और वहाब हाशमी दोनों के लबों पर अपने बच्चों की खुशी का सोचते ही मीठी सी मुस्कुराहट थी। आसिम भाई, भाई कहाँ हैं आप? कॉलेज से लौटती उफक आज सीधा ऑफिस आई थी और भागकर आसिम के कैबिनेट में आती उफक ने आसिम को पुकारा था, पर वहां किसी को ना पाते उफक ने उदासी से खाली कैबिनेट को देखते हुए वो सोहराब साहब के पास जाने का सोचती मुड़ी थी। आसिम तो आज सुबह से ही हाशमी ऑफिस में मसरूफ था, तभी वो उफक को लेने नहीं जा सका था। तभी आदिल इसे ऑफिस लेकर आया था। विजदान जो आसिम को ही देखने के लिए आया था, पर कैबिनेट में खड़ी उफक को देखकर वो थमा था। तुम यहाँ? मतलब आप यहाँ? विजदान को ऑफिस में देखकर उफक को हैरत का झटका लगा था, जिस पर वो उसे बेतकल्लुफाना अंदाज में कहती बोली थी, पर फिर खुद ही अपनी गलती की सही करती वो उसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर गोया हुई थी। अजीब लोग हैं मेरी तलाश में, मुझको वहां पे ढूंढ रहे हैं जहां मैं नहीं हूँ। उफक की आंखों में देखते विजदान कैबिनेट लॉक करता शोखी से कहता उसकी तरफ बढ़ा था। नहीं, मैं आपको नहीं, आसिम भाई को ढूंढ रही थी। विजदान को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख उफक ने कदम पीछे लिए थे। पर मैं तो सुबह से ही तुम्हें ढूंढ रहा था। विजदान कदम ब कदम उफक की तरफ बढ़ता विजदान गंभीर लहजे में कहता उफक के बेहद करीब पहुंचा था। जब उफक उससे दूर होने के लिए पीछे हुई तो धड़ाम से रिवॉल्विंग चेयर पर गिरी थी। नाम लेती हो बदतमीज, मेरा तुम मुझे आप क्यों नहीं कहती? चेयर के इर्द गिर्द हाथ रखता विजदान थोड़ा झुका था, जिस पर उफक ने सख्ती से आंखें बंद की थी। दूर हटें प्लीज। विजदान की गर्म सांसें अपने चेहरे के करीब महसूस करती उफक ने घबराते हुए उसे कहा था। क्यों? उफक को खुद से घबराते देख विजदान मजीद झुका था। ये सब अच्छा नहीं है, आप दूर रहें मुझसे। विजदान के सीने पर हाथ रखती उफक ने उसे दूर करना चाहा था, जिस पर विजदान उसकी बात का मतलब समझता सीधा होता उफक के खूबसूरत चेहरे को देखकर मुस्कुराया था। चलो फिर निकाह करते हैं, फिर तो सही रहेगा। उफक से अचानक उसका हाथ पकड़ते विजदान ने उसे अपने साथ खींचा था। क्या कर रहे हैं आप? वही जो तुम चाहती हो, मैं चाहता हूँ। उफक के पूछने पर मोहब्बत पाश लहजे में कहता विजदान उफक को हैरान कर गया था। कोई देख लेगा, हाथ छोड़े मेरा। गुड़िया, वो जो विजदान से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश में हलकान थी कि अचानक से कैबिनेट में आते आदिल ने उसे पुकारा था, पर सामने खड़े विजदान को देखकर वो चुप हुआ था। आदिल को देखते ही विजदान बर्क रफ्तारी से उफक का हाथ छोड़ता थोड़े फासले पर हुआ था। जी भाई चलें, मैं पापा से घर पर मिल लूंगी। एक नजर विजदान को देखती उफक आदिल का हाथ पकड़ती हुई उसे अपने साथ बाहर ले गई थी। खैरियत है, आज जल्दी वापस आ गए आप? सुबह ऑफिस के लिए गए सोहराब चौहान आज जल्दी घर वापस आए तो महरी ने ताज्जुब से उन्हें देखते हुए पूछा था, जिस पर वो कोई भी जवाब दिए बगैर लाउंज में रखे सोफे पर बैठे थे। तबीयत ठीक है सोहराब?
सोहराब साहब की चुप से परेशान होती महरीन उसके पास बैठती बोली थी, सोहराब क्या हुआ है? सोहराब चौहान की ना टूटने वाली चुप्पी ये महरीन की परेशानी बढ़ा रही थी। जब अचानक से बिखरते हुए सोहराब चौहान महरीन के गले लगे थे। महर, सॉरी। सॉरी? पर किस लिए? हुआ क्या है? महरीन के गले लगते सोहराब चौहान को अपनी बेवफाई पर रोना आया था, जिस पर महरीन ने उनके सर में हाथ चलाते हुए पूछा था, गलती नहीं, गुनाह समझ लो, भुग चुका हूँ। सुर्ख आंखों में आंसू लिए सोहराब चौहान ने महरीन के आगे हाथ जोड़े थे। क्या मतलब है बातों का? मुझे समझ नहीं आ रही। सोहराब चौहान को रोते हुए देख महरीन की आंखें भर आई थी। तभी वो नम आंखों से उसे देखती पूछ रही थी, पर दिल को कुछ बड़ा होने के डर ने डरा दिया था। बेवफाई कर गया मैं, महरीन की नाराजगी का सोचते हुए सोहराब चौहान की जुबान लड़खड़ाई थी। सोहराब, क्या किया है आपने? सोहराब चौहान के बंधे हुए हाथ देख महरीन ने उसे देखते हुए पूछा था, जिस पर सोहराब चौहान नफी में गर्दन हिलाता हुआ वहां से गया था। रुके सोहराब। सोहराब चौहान को जाते देख महरीन ने रोकने की कोशिश की थी, पर वो उसकी कोई भी बात सुने बगैर सीढ़ियां चढ़ता खुद को कमरे में बंद कर गया था। बीबी जी, मुलाजमा जो महरीन के कहने पर सोहराब चौहान के लिए पानी लेकर आई थी, पर खामोशी से रोती महरीन को देखकर वो परेशान होती उसके पास आई थी। कुछ नहीं जरीना, ये पानी तुम मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगी, तुम जाओ। मुलाजमा के पुकारने पर होश में आती महरीन ने अपने आंसू पीते पानी का गिलास उससे लिया था और सोहराब से बात करने का फैसला करती अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। क्या कर दिया ये मैंने? मेरे पास सब कुछ था, मोहब्बत थी, इज्जत करने वाली बीवी थी, खुदा का अनमोल तोहफा था, मेरी औलाद थी। फिर मैंने ये गलती क्यों की? कमरे का दरवाजा बंद करता सोहराब चौहान वही जमीन पर बैठते हुए अपने किए पर शर्मिंदा हुआ था। गुलबहार ने न सिर्फ उसकी मोहब्बत को तोड़ा था, बल्कि उसने सोहराब चौहान को ही तोड़ डाला था, जिसने एक उसके लिए अपनी मोहब्बत करने वाले बाप की परवाह किए बगैर उनसे झूठ बोलते हुए शहर जाकर उससे मरासम बढ़ाए थे, जिसके लिए उसने अपनी जान निछावर कर देने वाली बीवी की मोहब्बत का मान तोड़ा था। पर वो ये भूल गया था, किसी की मोहब्बत का मान तोड़कर, किसी के मोहब्बत से बनाए आशियाने को जलाकर जो मोहब्बत के नाम पर रेत के महल बुनते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं ठहरते। कैसे बताऊंगा महरीन को? मैं महरीन को नहीं खो सकता। अपने दुखते हुए सर को दोनों हाथों से थामते सोहराब चौहान को महरीन की नाराजगी का सोचना ही दोहरी अजियतनाक लगा था, तो वो उसकी नाराजगी कैसे सहता? सोहराब, दरवाजा खोलें। खुद पर जब्त करती महरीन ने दरवाजा बजाया था। ये तो आज शादाब चौहान अपने पोतों के साथ डेरे और जमीनों की सैर पर गए थे, जो महरीन को किसी का डर नहीं था। तभी वो बुलंद आवाज में सोहराब चौहान को दरवाजा खोलने का कह रही थी। सोहराब, दरवाजा खोलें, वरना मैं चाचा साईं को बुलवा लूंगी। एक बार, दो बार, तीन बार दस्तक देने के बावजूद भी जब सोहराब ने दरवाजा ना खोला तो महरीन ने उसे शादाब चौहान के नाम की धमकी दी थी, जिस पर सोहराब खुद में बमुश्किल हौसला बांधता खड़ा हुआ था। महरीन की धमकी कारामद साबित हुई थी। जब भी सोहराब दरवाजा खोलता पीछे हुआ था। किससे भाग रहे हैं आप? सोहराब, मुझसे या फिर खुद से? सोहराब के पीछे हटने पर दरवाजा बंद करती महरीन उसके सामने आती बोली थी, दोनों से। पर क्यों? क्या किया है ऐसा आपने? महरीन की बात का वो मुख्तसर सा जवाब देते नजर झुका गए थे, जब महरीन ने आगे बढ़ते उनके सुर्ख चेहरे को देखते हुए डरते हुए पूछा था। दिल में ये भी सोचा था कि काश जो इसका दिल कह रहा हो वैसा कुछ ना हो। एक बात बताएं, मेरे साथ बेवफाई करके शर्मिंदा है या फिर चाचा साईं से शर्मिंदा है, या औलाद का सोचकर शर्मिंदा है आप, कि अगर कल को इन्हें पता चला कि इनका बाप एक तवाइफ पर दिल हार बैठा था, अपनी मोहब्बत, बीवी, अपने बच्चों को भूल गया था। सोहराब चौहान के झुके सर को देखती महरीन ने दुख से कहते सोहराब चौहान को हैरान किया था। वो जो समझे थे कि महरीन इसके और गुलबहार के बारे में कुछ नहीं जानती, पर उसके मुंह से सच सुनकर वो साकत हुए थे। चाचा साईं की नाराजगी की फिक्र ना करें आप, वो तो इन सब बातों को आपकी जवानी की नादानी सोचकर आपको आपके हाल पर छोड़ चुके। सोहराब चौहान को बेयकीनी से अपनी तरफ देखती महरीन ने तकलीफ से मुस्कुराते हुए उन्हें शादाब चौहान का कहा बताया था, जिस पर सोहराब ने पत्थराई आंखों से सामने खड़ी महरीन को देखा था। और अपनी औलाद का डर है ना आपको, तो मैंने जहां 4 माह से आपकी बेवफाई का तोहफा सीने में दबा कर रखा है, वैसे ही सारी जिंदगी दबा कर रखूंगी। आपकी औलाद को नहीं पता चलने दूंगी कि इनका बाप भी भरी जवानी में भटक गया था। और तुम? नम आंखों से कहती महरीन ने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहा था, जिस पर सोहराब चौहान ने उन्हें पुरुमीद आंखों से देखते आहिस्ता आवाज में पूछा था, क्योंकि वो खुद को इस खूबसूरत हस्ती के आगे मुंह खोलने की हिम्मत पैदा न कर पा रहे थे, जो पिछले 4 माह से उसकी बेवफाई का जानने के बाद भी
उसके साथ ऐसे खुश थी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। मेरी बात कर रहे हैं आप सोहराब? सोहराब चौहान के पूछने पर महरीन की आवाज भारी हुई थी। मैं समझती हूँ मुझ में ही कोई कमी रही होगी। नहीं महरीन, तकलीफ से चूर लहजे में कहती महरीन सोहराब चौहान को पागल कर रही थी। तभी वो उसके पास आते उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए गोया हुए थे। हाँ सोहराब, अगर मैं एक मुकम्मल औरत होती तो मेरा शोहर क्यों किसी और की तरफ देखता? मुझ में ही कमी थी तो आपने देखा ना उस औरत को। वैसे क्या कमी थी मुझ में? अपनी मोहब्बत, अपना ख्याल, ख्वाब, अपना सब कुछ आपके सुपुर्द किया। क्या कमी थी मुझ में? मैं बांझ तो नहीं थी। चार चार बेटे दिए आपको, हाँ एक बेटी ना दे सकी मैं आपको, जिसका मलाल मुझे सोने नहीं देता। मैंने अपने रब से जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आपकी खुशी के अलावा। आपके लिए लंबी लंबी दुआएं मैंने बेटी मांगी उस रब से। पर जब मुझे आपकी उस दूसरी बीवी का पता चला तो दिल में ख्याल आया, अच्छा हुआ जो उस रब करीम ने मुझे बेटी नहीं दी सोहराब, वरना आप वो तकलीफ अपनी बेटी पर कैसे बर्दाश्त करते जो आपने मुझे दी है। गुस्से से सोहराब चौहान को अपने दोनों हाथों से पीछे धक्का देती महरीन ने उसे खुद से दूर किया था और अपने इस अमल पर महरीन के रोने में रवानगी आई थी। तभी वो जमीन पर बैठती अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखती, तब तकलीफ से सोहराब चौहान को देखती बोली थी और सोहराब चौहान का दिल दहला गई थी। महरीन, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुमसे बेवफाई की, पर यकीन जानो मैं खुद भी पशेमान हूँ। जमीन पर बैठी महरीन के पास बैठते हुए सोहराब चौहान ने उसके आगे हाथ जोड़े थे जिस पर वो मुस्कुराई थी। किसी एक से वफा करने के लिए किसी दूसरे से बेवफाई करना बहुत जरूरी होता है सोहराब, और आप बहुत अच्छे से बेवफाई कर गए। सोहराब चौहान को अपनी मोहब्बत को देखती महरीन ने रोते हुए कहा था, आपने तो सच में दुनिया का कहा पूरा कर दिया सोहराब के मर्द की जिंदगी में मोहब्बत होती ही नहीं। मर्द की जिंदगी में सिर्फ एक औरत की जरूरत होती है और फिर औरत आने की देर होती है और वो दूर जाना शुरू कर देता है। फिर उसकी बातें, उसकी सोच, हर चीज जहर लगने लगती है। वो एक पल में ही सब कुछ भूल जाता है और दूसरी औरत के पीछे चल पड़ता है, अपना सब कुछ भूल कर, उस औरत को भूल कर जो उसके लिए अपनी खदोखाल, जाहिरी और बातनी खूबसूरती खो देती है। सोहराब, पर मर्द को तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत औरत चाहिए होती जो उसे पहले वाली से भी ज्यादा कीमती हो जाती है, और फिर मर्द उस औरत के लिए अपने साथ जुड़े तमाम रिश्ते खत्म कर देता है, ये सोचे बिना कि ये वक्त उसके लिए बहुत ज्यादा अजियत वाला होगा। वो क्यों नहीं समझते कि लड़कियों का दिल बहुत कमजोर होता है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। इन्हें जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए वो किसी और के लिए उसे छोड़ तो सकती हैं मगर बांट नहीं सकती। वो अंदर ही अंदर टूटी जाती हैं सोहराब, जैसे मैं टूट गई हूँ। इन 4 महीनों में बज़ाहिर अपने बेटों के साथ खुश रहती, आपके सामने सब जानकर भी अनजान बने का नाटक करती महरीन, इस महरीन को मार चुकी जो सोहराब चौहान की आवाज सुनकर ही अपना आप भूल जाती थी। अब तो वो महरीन ही आपके सामने है जो आतिफ की अम्मो, आदिल की मम, आसिम और वहाज की ममा है। आप तो अपनी महरीन को मार चुके सोहराब, और बहुत जल्द मेरे बच्चे भी मुझे खो देंगे। सोहराब चौहान के हाथ पकड़ते हुए महरीन ने तकलीफ से कहा था, वो तकलीफ जो वो अपने सीने में दबाए हुए थी, जिसने उन्हें अंदर ही अंदर खत्म करना शुरू कर दिया था, जो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह चाट रही थी। नहीं महरीन, मैं तुमसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी अव्वल रोज से करता आया हूँ। महरीन को अपने सीने में भेजते सोहराब चौहान रोए थे और अपने करदा अमल की माफी मांग रहे थे। मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया सोहराब, पर अब हमारे दरमियान जो खला बना है वो नहीं पता कभी भरेगा या नहीं। मैं कसम खाकर कहता हूँ सब पहले जैसा कर दूंगा। मेहर, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। सोहराब चौहान के सीने से लगती महरीन ने दर्द और तकलीफ से आंखें बंद करते हुए कहा था, जिस पर सोहराब चौहान ने महरीन के सर पर लब रखते पुरअज़्म लहजे में सब पहले जैसा करने की कसम खाई थी, जिस पर वो तकलीफ ज़दा सी मुस्कुराई थी। पापा, मैं अंदर आ जाऊं? आओ बच्चा, इसमें पूछने की क्या बात है? अपनी सोचों में गुम सोहराब चौहान उफक के दरवाजा खोलकर अंदर आने पर हवास में लौटते अपनी आंखों में आई नमी साफ करते हुए बोले थे, बेटियां अपने बाप के कमरे में आने के लिए इजाजत नहीं लेती। उफक को गले लगाते सोहराब चौहान ने उसके सर पर प्यार करते हुए कहा था, सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं लूंगी, भाग कर अंदर आ जाऊंगी। सोहराब साहब की बात पर मुस्कुराती हुई उफक ने कान पकड़ते हुए कहा था, जिस पर सोहराब चौहान मुस्कुराए थे। आज उन्हें उफक में महरीन की छवि नजर आई थी। वही हंसते हुए माफी मांगकर सामने वाले को मुतासर करने के हुनर से वाकिफ हो। आप हंस रहे हैं पापा, और रो भी रहे हैं। मामा याद आ रही हैं? सोहराब साहब के लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में नमी देख
उफक ने उदासी से पूछा था, जिस पर सोहराब साहब ने फकत गर्दन हिलाई थी। मुझे भी मामा याद आ रही हैं पापा। सोहराब साहब की गर्दन हिलाने पर उफक जोर से उनके गले लगती भराई आवाज में बोली थी, जिस पर सोहराब साहब परेशान हुए थे। क्या हुआ है उफक बेटा? उफक को खुद से दूर करते सोहराब साहब ने फिक्र से पूछा था। पापा, आज मुझे मामा बार बार याद आ रही हैं। अगर वो होती तो मैं उनसे वो सब बातें करती जो एक बेटी अपने बाप से नहीं कर सकती। सोहराब साहब के पूछने पर उफक ने अपनी छोटी सी नाक रगड़ते हुए कहा था, जिस पर सोहराब साहब ने उसे देखा था। एक बेटी अपने बाप से सब बातें कर सकती है, क्या बात है, मुझे बताओ। उफक को अपने साथ बेड पर लेकर बैठते हुए सोहराब चौहान ने पूछा था। पापा, डरने की जरूरत नहीं है उफक, आप अपने पापा और दोस्त से बात कर रही हैं, खुलकर बात करें। सोहराब साहब के पूछने पर उफक ने डरते हुए कहना चाहा था, पर वो चुप हो गई थी, जिस पर सोहराब साहब ने उसका सर अपने कंधे पर रखते नर्म लहजे में कहा था, जिससे उफक का हौसला बुलंद हुआ था। पापा, आपने और मामा ने लव मैरिज की थी ना? नहीं तो नहीं। सोहराब साहब को बगौर देखती उफक ने बात शुरू करते सोहराब साहब से पूछा कम पूरे यकीन से ज्यादा कहा था, जिस पर सोहराब साहब ने नफी में गर्दन हिलाते उसे हैरान किया था, जिस पर वो हैरानगी से उन्हें देखती चिल्लाई थी। हाँ, नहीं हुई थी। मैं अपने बच्चों की शादी उनके पसंद से ही करूंगा, ये आपकी मामा ने कहा था मुझसे। सच्ची पापा? उफक की बेयकीनी से खुली आंखें देख सोहराब साहब को हंसी आई थी, पर वो उफक के मुंह से उसके दिल की बात सुनने के लिए खुद पर जब्त करते हुए बोले थे, जिस पर उफक चहकी थी। हाँ, सच में। अब बताओ क्या बात है? उफक के गाल खींचते सोहराब साहब ने मोहब्बत से पूछा था, जिस पर उफक ने गर्दन झुकाई थी। पापा, मैं आप? पापा, मैं किसी को पसंद करती हूँ। सोहराब साहब के ब्राह इसरार पर फितरी शर्म आड़े आई थी, पर वो सोहराब साहब के सामने गर्दन झुकाती, अपनी आंखें सख्ती से बंद करती एक ही सांस में बोली थी, और वही उसके मुंह से ये बात सुन सोहराब साहब हैरान हुए थे। वो जो खुद आज शाम उफक से वहाब साहब का विजदान के लिए लाया प्रपोजल रखने वाले थे, जब ही वो गैर महसूस तरीके से इस रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर कर चुके थे, पर अब उफक के मुंह से ये बात सुनकर वो परेशान हुए थे। कौन है वो? उफक के मुस्कुराते चेहरे को देख सोहराब साहब ने तहम्मुल से पूछा था। वो पापा बहुत अच्छे हैं, पर है कौन? सोहराब साहब के पूछने पर उफक ने विजदान को सोचते हुए कहा था, जिस पर सोहराब साहब ने उसे नाम बताने का कहा था। विजदान? क्या विजदान? विजदान हाशमी। सोहराब साहब के पूछने पर वो विजदान का नाम लेती मुस्कुराई थी कि सोहराब साहब जो सोच रहे थे पता नहीं उफक किसका नाम लेगी, पर उसके मुंह से विजदान का नाम सुनकर वो मुस्कुराए थे। जाने अनजाने में चाह बेटी की पसंद मिली थी, और ये बात सोहराब साहब को खुश कर गई थी। जी पापा। सोहराब साहब के विजदान हाशमी कहने पर उफक ने मुस्कुराते हुए कहा था, अगर मैं कहूं कि मेरी बेटी की पसंद ही मेरी पसंद है तो? मतलब पापा? उफक के चेहरे पर नजर जमाते वहाब साहब ने अपनी बेटी के चेहरे पर बिखरने वाली खुशी के रंग देखने की कोशिश की थी। मतलब वहाब साहब ने आज सुबह ही मुझसे आपके और विजदान के रिश्ते की बात की थी। मैं तो खुद आपसे इस रिश्ते के लिए पूछने वाला था, पर मैं परेशान था, पता नहीं आपका जवाब क्या होगा, पर आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। उफक के सर पर हाथ रखते सोहराब साहब ने उसे वहाब साहब से हुई सारी बात बताई थी, जिस पर उफक जो अपनी जल्दबाजी पर शर्मिंदा हुई थी, अगर वो कुछ देर रुक जाती तो सोहराब साहब खुद उससे विजदान के बारे में पूछते। अब मैं इन्हें हाँ में जवाब दूंगा। लव यू पापा। उफक के शर्म से झुके सर को देखते सोहराब साहब मुस्कुराए थे, जिस पर उफक खुशी से उनके गले लगी थी। बड़े दिन बाद आए हो सोहराब चौहान, क्या लोगे? 2 माह से मुसलसल अपने काम में मसरूफ सोहराब आज गुलबहार का किस्सा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से खत्म करने के लिए आया था। जकिया बेगम ने उस खूबरू शख्स को देखकर कहा था, जो पहले की तरह ही कॉटन के काले सूट में मलबूस, कंधों पर क्रीम कलर के शॉल रखे हुए थे, पर आंखों में गुलबहार से मिलने के लिए पहले सी चमक ना थी। गुलबहार कहाँ है? जकिया बेगम की बातों को नजरअंदाज करता सोहराब मुद्दे की बात पर आया था। सो रही है। सोहराब चौहान की आंखों में एक अलग ही वहशत थी, जिसे देखती जकिया बेगम सीधी होती कड़क लहजे में बोली थी, तो उसे कहो सोहराब मिलने आया है। वो कहकर सोई थी, उसे कोई जगाने ना आए। जकिया बेगम के चिल्लाने पर सोहराब चौहान ने अपनी हाथों की मुट्ठियां बंद करते हुए जब्त से कहा था, जिस पर जकिया बेगम ने सोहराब चौहान को देखते हुए कहा था, इसी से क्यों मिलना चाहता है? जकिया बेगम को खूनख्वार नजरों से देखते सोहराब ने सामने खड़ी उसकी चेली से कहा था, कहा ना नहीं मिल सकती वो। रेशम को आंखों से वहां से जाने का कहती जकिया बेगम गुर्राई थी, जिस पर सोहराब चौहान खुद पर जब्त खोता खुद ही
गुलबहार से मिलने का सोचता उसकी आरामगाह की तरफ बढ़ा था जब अचानक ही जकिया बेगम उसके रास्ते में हायल हुई थी। वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। सोहराब चौहान, चले जाओ यहाँ से। जकिया बेगम किसी तौर भी सोहराब और गुलबहार को मिलने नहीं देना चाहती थी। वजह थी गुलबहार की कोख में पलता वो बच्चा जिसके बारे में सोहराब चौहान को बताने से गुलबहार ने मना किया था। आगे से हट जाओ जकिया बेगम, वरना मैं उम्र का लिहाज नहीं करूंगा। जकिया बेगम को अपने रास्ते से हटने का कहता सोहराब चौहान धाड़ा था कि जकिया बेगम की ये बोसीदा सी हवेली थरथराई थी। ऐसे समझ नहीं आएगी तुम्हें। सोहराब चौहान के गुस्से से सुर्ख चेहरे को हैरत से देखती जकिया बेगम को वो एक साइड पर धक्का देता गुलबहार के कमरे की तरफ बढ़ा था। गुल। कमरे में आते सोहराब ने बेड पर पड़ी गुलबहार को पुकारा था। सोहराब, तुम आ गए। सोहराब चौहान को अपने सामने देखती गुलबहार ने नकाहत ज़दा लहजे में उसे पुकारा था और वही उसकी हालत देख सोहराब चौहान को अपने और महरीन के बीच खत्म होती दीवार फिर से खड़ी होती नजर आई थी। गुल, तुम इससे कोई बात नहीं करोगी। सोहराब चौहान के पीछे आती जकिया बेगम ने गुलबहार को सख्ती से सोहराब चौहान से बात करने से मना किया था। तो ये वजह थी जो तुम मुझे गुलबहार से मिलने नहीं दे रही थी। गुलबहार की हालत देखकर सोहराब चौहान गुस्से से लाल हुए चेहरे से जकिया बेगम को देखते हुए गोया हुए थे। वैसे ये औलाद मेरी है या किसी और की? गुलबहार की तरफ देखते हुए सोहराब चौहान तमस्खर से मुस्कुराता हुआ बोला था, जिस पर गुलबहार ने खड़े होते सोहराब को गुस्से से घूरा था। ये अजाब जो मुझ पर तुमने मुसल्लत किया है सोहराब, तुम इस पर शक कर रहे हो कि ये किसका है? गुस्से से सोहराब चौहान को घूरती हुई गुलबहार चिल्लाई थी, जिस पर सोहराब चौहान मुस्कुराया था। अच्छा, तुम्हें यकीन है ये मेरा ही अजाब है? हंसता हुआ सोहराब गुलबहार के पास आता लफ्जों पर जोर देता गोया हुआ था। तुम कैसे सोच सकते हो सोहराब कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और मर्द को देखूंगी? मैंने तुमसे निकाह करके खुद को तुम्हारा पाबंद बना लिया और तुम मेरी जात पर शक कर रहे हो? सोहराब चौहान को अपने पास आते देख गुलबहार ने उसे मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश की थी, जिस पर सोहराब चौहान ने गुलबहार की बातें सुनते सहराती नजरों से उसे देखा था। मैंने पूरे 9 महीने तुम्हारा इंतजार किया, पर तुम तो एक दिन मुझसे मिलने का कहकर ऐसा गए। दोबारा आज मुझे अपनी शक्ल दिखा रहे हो और फिर शक भी मुझ पर? क्यों तुम्हारे इस आशिक ने तुम्हारे चाव पूरे नहीं किए? सोहराब चौहान, उसके करीब आती गुलबहार ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा था, जिस पर वो अपने सीने पर रखे गुलबहार के हाथों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेता हुआ गोया हुआ था। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता? तुम मुझसे झूठ बोलकर इस सकिया बाई के लिए गैर मर्दों को अपने हुस्न की रानाइयां निछावर करती आई हो। मेरे पीछे तुम न जाने जिस किस की रही हो। सोहराब। सोहराब चौहान की बात पर गुलबहार को सच पकड़े जाने पर हैरानगी हुई थी। वो तो समझी थी सोहराब किसी वजह से इससे मिलने नहीं आ रहा, पर उसके मुंह से सच सुनकर वो साकित हुई थी। और वहीं सोहराब चौहान ने उसकी कलाइयों को वहशियाना अंदाज में पकड़ते उसे झंझोड़ा था, जिस पर गुलबहार दर्द से कुरलाही थी। छोड़ो इसे जंगली। सोहराब चौहान को पीछे धक्का देती जकिया बेगम ने उसे देखते हुए कहा था, जो आज गुलबहार को खत्म करने के दर पर था। हाँ, मिलती रही हूं मैं, तो क्या तुम्हारे लिए खुद को खो देती? तुम अपनी बीवी से बेवफाई कर सकते हो और मुझसे उम्मीद करते हो तुम्हारी गुलाम बनकर रहूं? सोहराब चौहान, तो सुनो, मैं ऐसा सोच भी लेती, मगर जब जब तुम मुझे यहाँ से ले जाकर एक ऐशो आराम की जिंदगी देते, पर तुम खुद मुझे कहीं 2 महीने में शक्ल दिखाते थे, तो मैं भला क्यों खुद को एक ऐसे आदमी के लिए ख्वार करूं जो खुद तो 2-2 औरतों के मजे ले, पर मुझे सिर्फ खुद तक महदूद रखे। अरे, मैंने तो कभी तुमसे मोहब्बत की ही नहीं, बस तुम्हारी इस खूबसूरत शक्ल पर दिल हार बैठी थी। अपनी 25 साल जिंदगी में तुम पहले खूबसूरत और मालदार शख्स को कोठे पर देखा तो तुम्हें पा लेने की ख्वाहिश हुई, और फिर तुम्हें अपना दीवाना पाते मेरे पांव जमीन पर नहीं लगे थे। जकिया बेगम के पकड़ने पर गुलबहार को थोड़ा हौसला हुआ था, तभी वो पेट में होती टीसों को नजरअंदाज करती गुस्से से चिल्लाई थी। आज सुबह से ही उसे तकलीफ हो रही थी, ऊपर से तुम्हारा ये अजाब मुझे मेरी जिंदगी जीने नहीं दे रहा था। खामोश खड़े सोहराब चौहान को घूरती गुलबहार अपने दुखते पेट पर हाथ रखती गुर्राई थी, जिस पर सोहराब को उस बात का 100% यकीन हो गया था कि गुलबहार के पेट में पलने वाली औलाद उसी की है। समझ तो वो पहले ही गया था, पर उसे गुलबहार के मुंह से वो सब जानना था, जिसने उसे कई महीनों से तकलीफ में रखा हुआ था। ठीक है, मैं अपनी औलाद तुमसे ले जाऊंगा, तुम जी लेना अपनी जिंदगी गुलबहार। भूल जाओ सोहराब चौहान कि ये बच्चा तुम्हें मिलेगा। गुलबहार की बिगड़ती तबीयत देख सोहराब चौहान ने फैसले कुल लहजे में कहा था, जिस पर जकिया बेगम ने उसकी बात ना मानते सोहराब चौहान को ऐसे सोचने से भी मना किया था। बच्चा मेरा है तो मुझे ही मिलेगा, और मैं ले जाकर दिखाऊंगा भी। तुम इस अजाब को रखकर क्या करोगी जकिया बाई?
जकिया बाई के कहने पर सोहराब चौहान गुस्से से कहता जकिया बाई की तरफ बढ़ा था, जिस पर वो 2 कदम पीछे हुई थी। ये बच्चा अगर बेटा हुआ हमारा गुलाम बनेगा और बेटी हुई तो तवाइफ। जकिया बाई। गुलबहार को देखती जकिया बाई ने अपनी सोची बताई थी, जिस पर सोहराब चौहान गुस्से से धाड़ता उसके सर पर आन पहुंचा था। मुझे मजबूर ना करो एक औरत पर हाथ उठाने से, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं अपनी औलाद को ले जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगी। तुम्हें और तुम्हारी इस कोठी को आग लगा दूंगा अगर मेरी बेटी के लिए ऐसा लफ्ज भी मुंह से निकाला तो। खूनख्वार नजरों से जकिया बाई को घूरते सोहराब चौहान ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा था कि जकिया बाई उसकी आंखों में देखती डरी थी। कोई बैद नहीं था कि वो इसे और इसकी कोठी को जलाकर राख कर देता। मैं सोहराब चौहान अपने पूरे होशो हवास में गुलबहार को एक हराम औरत को खुद पर हराम करार देता हूँ। मैं गुलबहार बाई को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। गुलबहार का हाथ सख्ती से पकड़ता सोहराब उसे अपने नाम से आजाद करता हुआ गया था, जबकि गुलबहार को सब कुछ लुट जाने का एक अनजाना सा एहसास हुआ था। रात का दूसरा पहर था। एक नजर उस मासूम के चेहरे पर डाली थी जिसकी पैदाइश सोहराब चौहान के जाने के बाद हुई थी, और पूरी हवेली में खुशी से ढोल नगारे बजाए गए थे कि एक और लड़की की पैदाइश से जकिया बाई का कोठा जगमगाएगा। खूबसूरत मोम सी गुड़िया जिसे वो अपनी आगोश में सोए हुए देख रही थी कि अचानक खड़ी होती। गुलबहार ने खुद को अच्छे से चादर में लपेटा था और फिर थोड़ा सा नीचे झुकते इस बड़ी बड़ी ग्रे रंग की आंखें, छोटी सी नाजुक नाक, प्यारे नकोश गुलाबी लब, सुर्खो सफेद बच्ची के सुर्ख गालों पर लब रखती उसे अपनी चादर में छुपा गई थी। खुली खिड़की से छलांग लगाती गुलबहार ने अपनी नौमौलूद बच्ची को खुद में छुपाती हुई जकिया बाई के कोठे से निकलती हुई सुनसान सड़क पर नजर डालती भागी थी। अंधाधड़ भागती गुलबहार को अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई थी, पर जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया था। किसी को ना देखती गुलबहार की रफ्तार में तेजी आई थी। अगर ये बच्ची मेरी नहीं है सोहराब, तो इसे मैं तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। तुम इसे वहां से तो ले जाते, पर अब जब ये बच्ची ही नहीं रहेगी तो तुम इसे कहां से लेकर जाओगे। तुम्हें शौक था जो बेटी का, और ये शौक मैं पूरा नहीं होने दूंगी। मैं इसे अपनी कोख में तो नहीं ले सकी थी, पर अब ये जिंदा नहीं रहेगी। नदी के किनारे बैठी गुलबहार ने वहां अंधेरे में एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लिया था और उस पर उस बच्ची को लेटाती गुलबहार नम आंखों से मुस्कुराई थी। अभी वो इस बच्ची को नदी में बहाने ही वाली थी जब उसे अपने पास आती टॉर्च लाइट की रोशनी दिखाई दी थी, जिस पर वो बच्ची को वहां से उठाती पेड़ की ओट में छुपी थी। कौन था यहाँ? रात पहर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते 2 पुलिस ऑफिसर को नदी के पास किसी की मौजूदगी महसूस हुई थी, पर जब वो वहां पहुंचे तो कोई न था। उन्हें आपस में बात करते देख गुलबहार पीछे से दबे पांव निकली थी। चाहती तो मैं तुम्हारा किस्सा खत्म करना थी, पर कोई बात नहीं, तुम यहाँ रहकर भी अपने बाप से दूर रहोगी और वो तरसता रहेगा तुम्हें और एक बेटी को। वहां से निकलती गुलबहार यतीम खाने के बाहर आई थी। जब उस बच्ची को वो पालने में डालती सोहराब चौहान को सोचती हकारत से मुस्कुराई थी, जिस पर उस बच्ची ने ठंडे पालने में लेटने पर रोना शुरू किया था, और वहीं पर उसके रोने पर वो मुस्कुराती गुलबहार ने उस बच्ची को देखा था। ये क्या, जल्दी निकलना होगा वरना बीमार हो जाऊंगी। अभी वो इस रोती हुई बच्ची से अपने जख्मी दिल को तस्कीन पहुंचा रही थी कि अचानक से तेज बारिश का सिलसिला जारी हुआ और खौफनाक गरज चमक ने रात को दिन में तब्दील किया था, जैसे आसमान भी इस बदबख्त के फैसले पर रोया हो। रोती हुई बच्ची को वहीं छोड़ती गुलबहार ने अपने भीगते हुए कपड़े देखते हुए दौड़ लगाई थी और पीछे मुड़ने की गलती ना की थी। उसे तो सिर्फ अपने बीमार होने का डर था, पर उसे इस मासूम से तो कोई सरोकार ही नहीं था जो अपनी माँ के लिए तेज बारिश के पानी से तकलीफ से निकलती हुई रोई थी। गुलबहार के वहां से जाते ही दीवार के पीछे से एक हुलिया नमूदार हुआ था और आगे बढ़ते उस रोती हुई मासूम को पालने से उठाता हुआ उसे अपनी काली चादर में छुपाता हुआ वहां से निकला था। बेटियां वो फूल हैं जो बागों में नहीं खिलती, ये रब का दिया नूर है जो किस्मतों से मिलती हैं। गाड़ी में बैठते सोहराब चौहान ने अपनी चादर उतारते उस मासूम का माथा चूमा था, जिसके लिए वो पिछले 5 घंटे से जकिया बाई के कोठी के पीछे ही अपनी गाड़ी में बैठा मौके की तलाश में था। जब अचानक से उसे गुलबहार की खिड़की से किसी को कूदते हुए देखा था तो उसे यकीन हो गया कि अब उसका इंतजार खत्म होगा, और वही हुआ। गुलबहार का पीछा करते सोहराब चौहान ने उस बच्ची को नदी में बहाते हुए देख वही पास से गुजरते ऑफिसर्स को देखकर शोर किया था, जिस पर गुल की सोची पर पानी फिरा था। और जब वो यतीम खाने के पास पहुंची तो सोहराब ने इस संगदिल औरत को देखा था जिसने उससे मोहब्बत की थी, जो सिर्फ बाहर से ही खूबसूरत थी।
अंदर से उससे ज्यादा कोई बदसूरत नहीं था। मैं अपनी बच्ची पर किसी की गंदी नजर भी पड़ने नहीं दूंगा। मैं अपनी बेटी को हर बला, हर बुरी नजर से महफूज रखूंगा। आंसुओं से तर चेहरे से उस मासूम को अपने सीने में भींचता खुद से अहद करता रोया था। वो मासूम तो मोहब्बत से मिली नर्म गोद में सो गई थी। तेरी गलियों में होके हम बदनाम, कितने शहरों में नेकनाम हुए। सोहराब साईं। सोहराब चौहान को उस बच्ची को गले से लगाए मुसलसल रोते देख ड्राइवर ने गाड़ी हवेली के सामने रोकते हुए उसे पुकारा था, जिस पर सोहराब ने रोने से सुर्ख हुई आंखों से उसे देखा था। घर आ गया है साईं? सोहराब की सुर्ख आंखों से डरते ड्राइवर ने सर झुकाते हुए कहा था, जिस पर वो खामोशी से उस मोम की गुड़िया को बाजुओं में भरता गाड़ी से उतरा था। तुम मोहब्बत उठाए फिरते हो, हम मोहब्बत लुटा के बैठे हैं। सोहराब, सारे कपड़े गीले हो गए हैं आपके। कहाँ से आ रहे हैं और ये बच्चा किसका है? सोहराब चौहान की गाड़ी की आवाज सुनकर नीचे आती महरीन ने फिक्र से पूछा था, जब उसे सोहराब चौहान के बाजुओं में गीले कपड़ों में लिपटा बच्चा दिखाई दिया था। ये क्या सोहराब, बच्चा भी गीला हुआ है, ये बीमार हो जाएगा, मुझे ने मैं चेंज कर देती हूँ। सोहराब चौहान को खामोश देख महरीन ने आगे बढ़ते उस बच्चे को देखा था तो हैरान हुई थी। जब भी वो उसे उसकी गोद से लेती फिक्र से बोली थी और बगैर सोहराब से कुछ भी पूछे वो इसे अपने कमरे में साथ ले गई थी। कहाँ से आ रहे हो सोहराब? फिर इस नचिया के पास गए थे? महरीन के कमरे में जाने के बाद सोहराब चौहान शादाब चौहान के कमरे में आया था, जो उसी के इंतजार में कब से जाग रहे थे। बाबा साईं, मैं आज इससे सब ताल्लुकात खत्म करके आने ही वाला था, पर फिर मुझे शादाब चौहान के लहजे में नाराजगी देखकर सोहराब चौहान ने अपने झुके कंधों के साथ सर भी झुकाया था। फिर क्या क्या करके आए हो तुम? सोहराब की आधी अधूरी बात पर शादाब चौहान भड़के थे। फिर बाबा साईं? सोहराब, ये अभी सोहराब चौहान ने कुछ कहना चाहा था जब महरीन इस बच्ची को गोद में लिए वहां आई थी, पर शादाब चौहान को गुस्से में देखकर वो चुप हुई थी। बाबा साईं, ये मेरी बेटी। महरीन की गोद से बच्ची को लेता सोहराब चौहान शादाब चौहान के पैरों में बैठता हुआ बोला था, और वहीं उसके मुंह से निकला मेरी बेटी महरीन को गहरी खाई में गिरा गया था, पर जिस पर उसने अपनी किस्मत पर मातम करते हुए 2 कदम पीछे लिए थे। महरीन बेटा रुको, यहाँ आओ। सीने में होती तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाती महरीन ने वहां से जाने में ही बेहतरी समझी थी, जब शादाब चौहान ने उसे रोकते हुए अपने पास बुलाया था। नम आंखों से नफी में गर्दन हिलाती महरीन ने आगे बढ़ने से इनकार किया था, जब सोहराब चौहान ने तकलीफ से सुर्ख सूजी आंखों से उसे देखा था, जिसे जोड़ने की लाख मेहनत के बावजूद वो यहाँ तक पहुंचा था, जब वो एक बार और उसे तोड़ गया था। सोहराब, जाओ महरीन को, इसकी बेटी महरीन को आगे ना बढ़ते देख शादाब चौहान ने सोहराब के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हुक्म दिया था, जिस पर सोहराब ने हारी हुई नजरों से उन्हें देखा था। सोहराब उठो। सोहराब चौहान को उठते हुए ना देख शादाब चौहान ने रौबदार आवाज में कहा था, जिस पर वो साकत खड़ी महरीन की तरफ बढ़ा था। एक आखिरी बार माफ कर दो अपने सोहराब को महरीन, मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ आया हूँ, उसे अपनी जिंदगी से निकाल आया हूँ, मुझे माफ कर दो और मेरी बच्ची को माँ का प्यार दे दो। महरीन, तकलीफ ज़दा लहजे में कहते हुए सोहराब चौहान ने वहाज के पुराने कपड़ों में लिपटी में बच्ची को महरीन की तरफ बढ़ाया था, जिस पर महरीन ने एक शिकवा को नजर सोहराब पर डाली थी। सुना नहीं सोहराब, आपने चाचा साई ने क्या कहा है? सोहराब चौहान के झुके सर को देखती महरीन ने सामने खड़े अपने बाप जैसे चाचा को देखा था, जिस पर उन्होंने उसे सोहराब की बात मानने का कहा था। उसकी बात मानती महरीन ने खुद पर जब्त के बंद बांधते हुए कहा था, तुमसे रंजिश भी है, इख्तलाफ भी है, कुछ ऐन शीन काफ भी है, ये हमारी बेटी है। सोहराब चौहान की गोद से लेती बच्ची को सीने से लगाती महरीन ने आंसुओं के दरमियान कहा था, जिस पर सोहराब चौहान ने नम तशक्कुर भरी नजरों से उस अजीम औरत को देखा था। किसी और की औलाद को सीने से लगा गई थी, और एक वो गुलबहार थी जो अपनी ही औलाद की जान लेने के दर पर थी। पता नहीं मैं तुम्हारे एहसानात कैसे चुकाऊंगा महरीन, गुनाहगार कर रहे हैं सोहराब। महरीन के आगे हाथ जोड़ते सोहराब चौहान ने उसे सलामी दी थी, जिस पर महरीन ने अपनी मोहब्बत अपने मजाजी खुदा के जोड़े हाथ थामते हुए कहा था, अगर इजाजत हो तो क्या मैं अपनी बेटी का नाम खुद रखूं? सोहराब और शादाब चौहान को देखती महरीन ने रोते हुए सोती हुई प्यारी सी छोटी गुड़िया को देखते हुए पूछा था, जिस पर सोहराब चौहान ने खुशी से गर्दन हिलाई थी। उसने मुझे एक बेटी की माँ बनने का शर्फ बख्शा है। सोहराब, ये हमारी जिंदगी में नया आसमां लेकर आएगी, अपने भाइयों की प्यारी मामा की जान और अपने बाबा की राज दुलारी कहलाएगी। उफक चौहान
या खुदाया मेरे बच्चों को इनकी जिंदगी में हमेशा खुश रखना। सोहराब चौहान की सुर्ख नम आंखों में देखती महरीन ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए ममता से चूर लहजे में कहते हुए सोती हुई अफक की पेशानी पर प्यार करते उसे नाम दिया था, जिस पर शादाब चौहान ने दिल में अपने बहू और बेटे को देखते उनकी जिंदगी से सारी कड़वाहट खत्म होने की दुआ की थी। कहाँ जा रहे हो वजी? वजदान को कहीं जाने की तैयारी में देख वहाब साहब ने रोबदार आवाज में उससे पूछा था। पिछले कई दिनों से वह वजदान का रात को देर गए बाहर रहना बर्दाश्त कर रहे थे, पर आज उन्होंने उसके सामने आते रोका था। डैड, वो नौफिल से कुछ काम था। सोहराब चौहान के पूछने पर वजदान ने सर खुजाते हुए कहा था, जिस पर वहाब साहब ने आईब्रो चुकाई थी। क्या हो गया है आपको वहाब? जाने दें, अब यही तो दिन है। बच्चे के इन दिनों में घर में बैठेगा तो बस फिर। वजदान के इशारा करने पर आयमा बेगम ने वहाब साहब को वजदान के रास्ते में हाल देखकर वजदान की तरफदारी करते हुए कहा था। नहीं, आज ये कहीं नहीं जाएगा, वजदान की आंखों में देखते वहाब साहब ने सख्ती से कहा था, जिस पर आयमा बेगम ने वजदान को देखते नफी में गर्दन हिलाई थी। डैड, फिर कभी, आज मेरा बात करने का मूड नहीं है। वहाब साहब को अपनी बात पर अड़े देख अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में रखता वजदान लापरवाही से कहता जाने के लिए बढ़ा था, जब वहाब साहब ने सख्त से उसका हाथ पकड़ते हुए गुस्से से उसे देखा था, जबकि उसके बरक्स आयमा बेगम वजदान और वहाब साहब में तकरार देखकर मुस्कुराई थी। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम नहीं। कहा ना नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। वजदान को गुस्से से घूरते वहाब साहब धाड़े थे, जिस पर वजदान को अपनी गलती का एहसास हुआ था। डैड, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, बस जरूरी है आज मेरा जाना तो इसलिए। वहाब साहब के चिल्लाने पर वजदान उनकी जब्त से बंद मुठ्ठियां देखकर गोया हुआ था, जिस पर वहाब साहब बोले तो कुछ नहीं थे, पर वजदान की आंखों में देखते उसे वार्निंग दे गए थे। वहाब, तुम चुप हो जाओ आयमा, मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। वहाब साहब को गुस्सा करते देख आयमा बेगम ने उनके पास आते हुए कुछ कहना चाहा था, जब वहाब साहब ने हाथ उठाते उन्हें चुप रहने का कहा था, जिस पर वजदान ने अपने बाप को काफी अरसे बाद इस रूप में देखा था तो शॉक्ड लगा था, और आयमा बेगम को वहाब साहब की बात पर पतंगे लगे थे, जिस पर वो गुस्से से उन्हें देखती हुई वहां से चली गई थी। हाँ बताओ, जाना है तुम्हें? आयमा बेगम को जाते देख वहाब साहब ने हतमी लहजे में पूछा था, जिस पर वजदान ने मोबाइल पर कुछ टाइप करते खामोशी से स्टडी रूम की तरफ बढ़ा था कि अगर अब कुछ और कहा तो पता नहीं वहाब साहब के अंदर का सोया हुआ जलाल ना जाग जाए। वजदान को स्टडी रूम की तरफ बढ़ते देख वहाब साहब खुद भी मुस्कुराते हुए स्टडी रूम की तरफ बढ़े थे। अपनी मॉम जैसे होते जा रहे हो तुम वजदान। स्टडी रूम में आते वहाब साहब ने डोर लॉक करते खामोशी से सर झुकाए बैठे वजदान को कहा था, डैड और आप बिल्कुल शावी जैसे हो गए हैं, जिद्दी। मैं नहीं, वो मुझ पर गया है। जब से चुप वजदान वहाब साहब को नॉर्मल देखते हुए बोला था, जिस पर वहाब साहब के लबों पर मुस्कुराहट रिंगी थी, जिसे वो पल भर में दूर धकेलते हुए गोया हुए थे। डैड, सॉरी, मैं जल्दी में था इसलिए ऐसे कहा। वहाब साहब के पास आते वजदान ने उनका हाथ पकड़ते हुए शर्मिंदा होते हुए कहा था, जिस पर वहाब साहब ने फकत गर्दन हिलाई थी। कहाँ जा रहे थे? बस दोस्तों के साथ, वजदान को देखते वहाब साहब ने पूछा था, जिस पर वह मुख्तसर सा जवाब देता खड़ा हुआ था। अब इन्हें क्या बताता कि आज नौफिल उसे उफक और सोहराब चौहान की सारी डिटेल्स देने वाला था। ठीक है, फिर कल चले जाना, पर आज नहीं, आज मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वजदान के उठने पर वहाब साहब ने टांग पर टांग रखते हुए कहा था, जिस पर वजदान को उन्हें पुरसुकून बैठे देखकर ताजुब हुआ था। क्या क्या कहा है आपने? वहाब साहब के अंदाज से अंदाजा लगाते वजदान ने हैरानगी से पूछा था। बहुत बड़ा कुछ किया है। मतलब क्या बड़ा? शावेज हाशमी, वजदान हाशमी का बाप हूँ। सोच लो क्या कर सकता हूँ। वजदान को अपनी तरफ हैरानगी से देखता पाकर वहाब साहब ने मुस्कुराते हुए फिक्र से कहा था, जिस पर वजदान की आईब्रो रेज हुई थी। और वो बहुत बड़ा क्या है डैड? वहाब साहब के तेवर आज वजदान को बहुत अलग से लगे थे, जिससे वो डर रहा था। ये आवाज कैसी? अभी वो वजदान से कोई बात करते कि उन्हें कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी थी, जिस पर वहाब साहब और वजदान परेशानी से गोया हुए थे। मॉम, डैड, आयमा बेगम के कमरे से आती आवाज पहचानते हुए वजदान ने वहाब साहब को उनके कमरे की तरफ इशारा किया था और दौड़ लगाई थी। मॉम, दरवाजा खोलें, क्या हुआ है? कमरे में चीजें टूटने की आवाज पर परेशान होते वजदान ने दरवाजा बजाते उन्हें खोलने का कहा था, पर आयमा बेगम ने कोई जवाब नहीं दिया था। हटो तुम। आयमा, तुम ठीक हो? दरवाजा खोलो। चले जाएं वहाब, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वजदान को पीछे हटाते वहाब साहब ने आयमा बेगम को पुकारा था, जिस पर आयमा बेगम ने बंद दरवाजे पर साइड टेबल पर रखा लैंप उठाकर मारा था। हुआ क्या है मॉम? आयमा बेगम की रोती आवाज सुनकर वजदान को परेशानी हुई थी। मॉम, दरवाजा खोलें वरना मैं तोड़ दूंगा। आयमा बेगम के कोई जवाब न देने पर वजदान ने दरवाजे पर मुक्का मारते हुए कहा था, जिस पर वहाब साहब ने उसे इशारा करते हुए
दरवाजा तोड़ने का कहा था और खुद पीछे होकर खड़े हुए थे। मॉम, क्या कर रही हैं आप? 3 बार धक्का देने पर धड़ाम की आवाज से दरवाजा खुला था। जब रूम में दाखिल होते वजदान ने बेड के किनारे पर नीचे बैठी आयमा बेगम की बिगड़ी हालत को देखकर वो बोला था,